हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ विशेष शब्दावलियाँ या की पॉइंट कर सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में खास करके पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो विपथगामी व्यवहार या एबरेंट बिहेवियर क्या है? तो विपथगामी व्यवहार सामान्य व्यवहार से हटकर किए गए अनियमित और अविचारी व्यवहार को विपथगामी व्यवहार या विसामान्य व्यवहार भी कह सकते हैं। यह विपथगामी व्यवहार भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग मान्यताओं के आधार पर जो है विसामान्य व्यवहार अलग अलग हो सकते हैं। रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार विपथगामी व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जिससे किसी कानून अथवा किसी मानदंड का गुप्त एवं प्रच्छन्न रूप से मुख्यतः व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से उल्लंघन होता है, अर्थात तोड़ा जाता है। या तो आप कानून को तोड़ रहे हैं या तो समाज के द्वारा जो मानदंड निर्धारित हैं उनको तोड़ते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो वह समाज की दृष्टि में विपथगामी व्यवहार होता है। विपथगामी व्यवहार नवाचार विचलन का रूप भी धारण कर लेती है। मर्टन के अनुसार नवाचार विचलन से तात्पर्य ऐसे औपचारिक साधनों से है जिनका प्रयोग सांस्कृतिक और अनुमोदित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, जैसे आर्थिक सफलता प्राप्ति हेतु टैक्स चोरी करना, सामाजिक मूल्यों या मानदंडों को अस्वीकार करना। तो ये सब जो है नवाचार के नियम होते हैं। जैसे आर्थिक सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति नए नए कानून टैक्स चोरी करने के तरीके ईजाद कर लेते हैं। अगला है अमूर्त अनुभववाद, एब्स्ट्रैक्ट एम्पिरिज्म। C.W. मिल्स के अनुसार जब समाजशास्त्री तथ्य सामग्री या डाटा को बिना सैद्धांतिक ढांचे को विकसित किए मात्र संकलन के उद्देश्य से ही संकलित किया जाता है, तब यह विधि अमूर्त अनुभववाद कहलाती है। अर्थात यहाँ कहा गया कि जब किसी डाटा को किसी सैद्धांतिक संरचना को विकसित करने के लिए नहीं, केवल किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठा किया जाता है तो उसे अनुभववाद कहा जाता है। वास्तव में यह सैद्धांतिक ढांचा ही होता है जो तथ्यों का अर्थ एवं महत्ता प्रदान कर देता है। लेकिन तो अमूर्त अनुभववाद की बात कौन करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट C.W. मिल्स, एब्स्ट्रैक्ट एम्पिरिज्म की। अगला है शिरोहीन या अशीर्षी क्या होता है? तो इस पद का प्रयोग ऐसे समाजों में राजनीतिक व्यवस्था के लिए किया गया है जो केंद्रीय सत्ता विहीन होते हैं। ऐसे समाजों में सत्ता पर नियंत्रण गोत्र, वंश, समूह या वंश के किसी एक भाग के हाथ में होता है। इस प्रकार के समाजों का उदाहरण हमें अधिकांशतः अफ्रीकी समाजों में देखने को मिलता है, जहाँ पर सत्ता पर नियंत्रण किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में न होकर पूरे वंश समूह के पास होता है। तो शिरोहीन या अशीर्षी समाज होता है जिसमें किसी वंश या गोत्र या समूह का जो है सामूहिक रूप से सत्ता पर नियंत्रण होता है, न कि व्यक्तिगत रूप से। अगला है क्रिया की संदर्भ परिधि, एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्रिया की संदर्भ परिधि की अवधारणा के साथ प्रसिद्ध समाजशास्त्री टालकट पार्सन्स का नाम जुड़ा हुआ है। पार्सन्स के अनुसार किसी भी सामाजिक क्रिया का विश्लेषण करते समय क्रिया के लक्ष्यों, साधनों के साथ साथ मूल्य, मानदंड एवं विशिष्ट परिस्थितियों को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां मर्टन केवल किसी क्रिया के लिए लक्ष्य और साधन को मान्य करते हैं, वहीं पार्सन्स कहते हैं उसके साथ साथ हमें मूल्य, मानदंड और विशिष्ट परिस्थितियों में ही कोई क्रिया घटित होती है, इनका ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं तत्वों के आधार पर क्रिया की संदर्भ परिधि का निर्माण होता है। तो क्रिया की संदर्भ परिधि की बात करते हैं टालकट पार्सन्स। अगला है क्रियावाद, एक्शनलिज्म। तो सामान्यतः क्रियावाद को फ्रांसीसी समाजशास्त्री एलेन तुरे के नाम के साथ जोड़ा जाता है और इस सिद्धांत का जन्म जो है 1960 में हुआ। एलेन तुरे ने अपनी पुस्तक सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी में एक अत्यंत नया रूप प्रदान किया, जिसे इन्होंने क्रियावादी उपागम का चर्चा की है। क्रियावादी उपागम यह बताने का प्रयत्न करता है कि सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार आकार दिया जाए, कि सामाजिक परिवर्तन कैसे लाया जाता है।
तो इन्होंने कहा कि यह उपागम बताता है कि सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार आकार दिया जाता है और वह आकार देने के कारण सामाजिक परिवर्तन लाया जाता है। एलन तुरे का संक्रियवादी सिद्धांत कर्ता को संरचनात्मक और ऐतिहासिक घटनाओं के सिद्धांतों सहित वैचारिक जगत में केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है। अगला है समृद्ध समाज, एफ्लुएंट सोसाइटी। तो समृद्ध समाज की बात कौन करते हैं? गालब्रेथ ने समृद्ध समाज का प्रयोग कर ऐसे आधुनिक समाजों के लिए किया है जो अभाव की समस्या का उन्मूलन करते हैं, अर्थात उन्मूलन करते हैं और काफ़ी धनवान होते हैं। ऐसे समाजी गंदगी का सार्वजनिकरण और समृद्धि का निजीकरण करते हैं। तो इन्होंने समृद्ध समाज की ऐसी व्याख्या की है जो समाज पूंजीवादी समाज को एक तरह से इन्होंने लिया है। यहाँ पे जो है कुछ व्यक्ति समृद्ध होते जाते हैं, अर्थात कुछ विशेष व्यक्तियों के पास ही पूंजी रहती है और बाकी जो है अभाव जो होता है वह समाज गंदगी का सार्वजनिकरण अर्थात गरीबी का सार्वजनिकरण होता है। जो गरीब होंगे उनके पास हर चीज़ का अभाव रहेगा, कपड़ा, खाना, रहने, मकान। तो इसलिए इन्होंने इस तरह की बात कही है समृद्ध समाज के संदर्भ में। आगे वयवादिता, एगेनिज्म, व्यक्तियों अथवा समूहों के प्रति उनकी आयु पर आधारित भेदभाव या अतार्किक और पूर्वाग्रही विचारों को वयवादिता कहा जाता है। अर्थात जहाँ उनकी आयु के आधार पर, जैसे वृद्ध के साथ अलग व्यवहार, युवा के साथ अलग व्यवहार, वरिष्ठ जन के साथ अलग व्यवहार, तो इस भेदभाव और अतार्किकता या विचार को क्या कहते हैं? वयवादिता। अगला है पर संस्कृति ग्रहण। तो पर संस्कृति ग्रहण संस्कृति के संपर्क द्वारा होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों की स्वेच्छा अथवा दबाव वश आत्मसात करती है, या तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरे संस्कृति को अपनाना या किसी दबाव के कारण। जैसे कई लोग भारत में इस्लाम को दबाव के कारण अपनाएं तो इसे भी पर संस्कृतिकरण कहेंगे, और कुछ लोग जैसे ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म को अपने स्वेच्छा के अनुसार अपनाते हैं तो इसे भी पर संस्कृतिकरण कहेंगे। फलस्वरूप कभी कभी दूसरी संस्कृतियों की संपूर्ण जीवन शैली में ही परिवर्तन हो जाता है। अर्थात व्यक्ति पूरी तरह से उस संस्कृति को अपना लेता है और अपनी संस्कृति को छोड़ देता है। पर संस्कृति ग्रहण एक उभयपक्षी प्रक्रिया है जिसमें संपर्क में आई संस्कृतियों में न्यूनाधिक मात्रा में सांस्कृतिक तत्वों, लक्षणों, संकुलों का आदान प्रदान होता है। न्यूनाधिक या तो कम होगा या तो अधिक से अधिक होगा, तो जो है सांस्कृतिक तत्वों, लक्षणों और संकुलों का आदान प्रदान होता है। कभी कभी इसका अर्थ सामाजिकरण के रूप में लिया जाता है, जिससे संस्कृतियों का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है। अलगाव, एलिहिनेशन। अलगाव से तात्पर्य व्यक्तियों का एक दूसरे अथवा किसी विशिष्ट स्थिति या प्रक्रिया से विमुखता या विरक्ति है। यह एक ऐसा सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशा है जिसमें व्यक्ति स्वयं से या अपने आसपास के व्यक्तियों से या अपने अस्तित्व के प्रमुख पक्षों से, यहाँ तक कि संपूर्ण मानव जाति से अपने आप को कटा हुआ अनुभव करता है। तो अलगाव क्या होता है? जब कोई व्यक्ति स्वयं से, अपने आसपास के व्यक्तियों से अर्थात परिवारजनों से या समूह से या उत्पादन व्यवस्था से, मार्क्स की भाषा में कि जो उत्पादन शैली है उससे अपने आप को अलगावित महसूस करता है, अर्थात अलग अनुभव करने लगता है या कटा हुआ अनुभव करने लगता है, तो उसे अलगाववाद कहते हैं। और समाजशास्त्र में इस अवधारणा का प्रयोग मार्क्स ने किया है या दिया है। वैवाहिक बंधन सिद्धांत, अलायंस थियरी। तो सामाजिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में नातेदारी सिद्धांतों को मोटे रूप से दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है, एक वंश समूह और दूसरा वैवाहिक बंधन समूह। वंश समूह सिद्धांत वंशक्रम के नियमों पर और वैवाहिक बंधन सिद्धांत वैवाहिकता के नियमों पर बल देता है। विवाह और निकटा अभिगमन निषेध संबंधी नियम इस सिद्धांत के केंद्रीय महत्व के विषय हैं।
अब विवाह तो आप लोग जानते हैं, निकटा अभिगमन निषेध, अर्थात कुछ ऐसे व्यक्ति जिनसे विवाह की मनाही होती है, ऐसे रिश्तेदार जिनसे विवाह की मनाही होती है, वही निकटाभिगमन निषेध होता है। अगली है परार्थवाद, अल्टरिज्म। तो परार्थवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति यह अनुभव करता है कि दूसरों की आवश्यकता में उसके स्वयं की आवश्यकताओं से अधिक महत्वपूर्ण है, अतः वह दूसरों की आवश्यकताओं की बलिवेदी पर अपनी आवश्यकताओं को उत्सर्ग कर देता है, अर्थात त्याग देता है। तो दुर्खीम ने इसका प्रयोग कुछ समाजों में आत्महत्या के प्रतिमानों के एक प्रकार के रूप में प्रयोग किया है, जैसे कि एक सैनिक का बलिदान जो है परार्थवादी आत्महत्या के तहत देखा जाता है, दुर्खीम के उदाहरण के तहत, कि वह देश अर्थात देश समाज के हित के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है, देश हित में अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ देता है। अगला है पितृस्वश्रेय, एमिटेट। कुछ पितृसत्तात्मक समाजों में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रथा को अमितेय या पितृस्वश्रेय अर्थात बुआ का अधिकार कहते हैं, जिसमें पिता की बहन अर्थात बुआ का अपने भतीजे और भतीजियों के साथ विशिष्ट संबंध होता है। इस प्रथा के अनुसार कहीं कहीं बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका भतीजा होता है। दक्षिण अफ्रीका की कई जनजातियों में इस प्रथा के लक्षण पाए जाते हैं, और उत्तर भारत में जो है बुआ को विशेष स्थान दिया जाता है, अर्थात नामकरण, बच्चे का नामकरण आदि में जो है बुआ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसे अमिटेट या पितृस्वश्रेय कहा जाता है। अगला है अराजकतावाद, एंकरिज्म। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाली दमनकारी सत्ता का अभाव, विशेषतः जबकि सत्ता राज्य के हाथ में होती है, तो अराजकतावाद है। सामान्यतः अराजकतावादी व्यवस्थित जीवन की शैली के विरोधी होते हैं, किंतु वे इसे बनाए रखने के लिए राज्य और दमन और शक्ति के प्रयोग को बुरा मानते हैं। अराजकतावाद राजनीतिक सत्ता के किसी ऐसे रूप को जिसमें बाध्यता तत्व विद्यमान होता है, अनावश्यक एवं अवांछनीय मानता है। तो अराजकतावादी ऐसे होते हैं कि अगर समाज कोई संरचना सुचारू रूप से चलती रहती है तो उसका विरोध करते हैं, उन्हें अराजकतावाद कहते हैं। जैसे कि अराजक तत्व आपने कहा कि किसी सुचारू रूप से चलने वाली व्यवस्था में कुछ लोगों का बाधक होना जो है, उन्हें अराजकता फैलाना कहते हैं। अगला है पूर्वज पूजा। तो पूर्वज पूजा एक धार्मिक प्रथा है जिसमें मृत पूर्वजों की आत्माओं की पूजा की जाती है। इसमें पूर्वजों की आत्माओं को नाराज न करने के साथ ही समृद्धि प्राप्त की कामनाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे जापानियों में प्रचलित शिंटोवाद, और अपने यहाँ चलता है, क्या करते हैं उसको, पिंडदान उंडदान वगैरह, उसको भी पूर्वज पूजा के ही अंतर्गत रखा जाता है। जीववाद या जीव सत्तावाद, एनिमेटिज्म, धर्म का एक ऐसा रूप है जहाँ जीववाद या जीवात्मकवाद कहलाता है, जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि सृष्टि के प्रत्येक वस्तु एक अनिवार्य या अनिर्वचनीय अज्ञेय अलौकिक शक्ति अथवा सत्ता का निवास होता है। तो जीववाद क्या होता है, जिसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक शक्ति में या वस्तु में एक अज्ञेय अर्थात अज्ञात अलौकिक शक्ति निवास करती है, ऐसा मानना जीव सत्तावाद है। अगला है मानक शून्यता। मानक शून्यता अर्थात एनोमी शब्द का जो प्रयोग करते हैं वह दुर्खीम और मर्टन करते हैं। तो एनोमी शब्द का अर्थ मानक शून्यता या मर्यादा विहीनता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी में फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खीम ने सामाजिक सहभागिता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए किया था। इन्होंने कहा, समाज में मानदंडों का अभाव हो जाने या भंग हो जाने या व्यापक स्तर पर अव्यवस्था फैल जाने तथा असमंजस और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाने को मानक शून्यता कहते हैं।
दुर्खिम के अनुसार ऐसी दशाएं जो मानव के विकास सुख समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, उनका अभाव ही मानक शून्यता है या मर्यादा विहीनता की स्थिति की परिचायक होती है। जैसे समाज में क्या है, व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो व्यक्ति चोरी करता है। तो चोरी करना जो है समाज के नियमों को तोड़ता है, तो इसे विसमानता और मानक शून्यता दोनों ही श्रेणी में रखा जाता है। अगला है समिति। एक ऐसे समूह को समिति कहते हैं जिसमें रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों पर क्रियाओं को पूरा करने के लिए। तो समिति का खास करके यही पूछा जाता है कि उसका जो है समिति का निर्माण जो होता है विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाने वाले क्रिया के रूप में एक समिति का निर्माण किया जाता है। समिति का निर्माण हितों की तार्किक साझा स्वीकृति के आधार पर होती है। तो समिति का जो निर्माण होगा उसका विशिष्ट उद्देश्य होगा और तार्किक होगा और साधन साध्य से बधा हुआ रहेगा। इस प्रकार के समूहों की सहायता ऐच्छिक होती है, अर्थात इस प्रकार के समूहों की सदस्यता जो होती है, यहाँ सहायता की जगह सदस्यता होगा, सदस्यता ऐच्छिक होती है। समितियाँ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद जो है समाप्त हो जाती हैं। जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ने के बाद, कॉलेज एक समिति और संस्था दोनों हैं, तो कॉलेज में हम जब पढ़ते हैं वहाँ से हट जाते हैं तो हमारी जो है वहाँ हम सदस्य रहते हैं कुछ समय तक, लेकिन जब हमें डिग्री प्रदान हो जाती है तो वहाँ की सदस्यता हम छोड़ देते हैं। अगला है एशियाई उत्पादन प्रणाली, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो समुदाय आधारित उत्पादन प्रणाली के ऐसे रूप जो एशिया का उत्पादन प्रणाली कहा जाता है, जिसमें भूस्वामित्व सामुदायिक होता है और जिसपे राज्य की शक्ति अभिव्यक्ति इन समुदायों को वास्तविक और काल्पनिक एकता के जरिए होती है, अर्थात राज्य का शक्ति जो है होता है। जैसे नहर आदि पे नियंत्रण जो है, सिंचाई के साधनों पर नियंत्रण राज्य का अधिकार होता है। तो इस अवधारणा का प्रयोग जो है मार्क्स ने सर्वप्रथम किया था एशियाई उत्पादन प्रणाली के रूप में। अगला है आत्मसातकरण या सात्मीकरण। एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृतियों को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण या सात्मीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में दूसरी संस्कृति के इतिहास, स्मृतियों और परंपराओं, भावनाओं एवं दृष्टियों को इस प्रकार अपना लिया जाता है कि जैसे वह उन्हीं की संस्कृति होते हैं। तो आत्मसातकरण है जब दूसरे किसी की संस्कृति को हम इस तरह अपना लेते हैं कि अपनी संस्कृति को एकदम भूल जाते हैं और उस संस्कृति को अपना बना लेते हैं, तो उसे आत्मसातकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अगला है सीमा अनुरक्षण या बाउंड्री मेंटेनेंस। तो इस शब्द का प्रयोग पार्सन ने किया है, जिसके अनुसार कुछ ऐसी सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं जो किसी भी प्रणाली की सीमाओं और संतुलन को दूसरी प्रणालियों के संदर्भ में बनाए रखती और दूसरी प्रणालियाँ किसी भी प्रणाली के परिवेश का कार्य करती हैं। तो सीमा अनुरक्षण होता है कि किसी प्रणाली का एक सीमा तक कार्य करना, अर्थात संतुलन के रूप में कार्य करना होता है। अगला है सेवा विवाह। तो जनजातीय विवाह की एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति को पत्नी प्राप्त करने के लिए अपनी भावी सास ससुर के यहाँ काम करना पड़ता है। यह काम वधू मूल्य न चुका पाने के एवज में करना पड़ता है। इस प्रकार के विवाह जो है गौंड, बैगा, बिरहोर आदि अनेक जनजातियों में देखने मिलते हैं। तो सेवा विवाह ऐसा होता है जिसमें जब वधू मूल्य जो है प्रचलित होता है जनजातियों में, तो वधू मूल्य न चुका पाने के कारण जो वर होता है तो वह अपने सास ससुर के यहाँ तब तक सेवा करता है जब तक कि वधू मूल्य के इतना वह सेवा नहीं कर लेता है। अगली है अधिकारी तंत्र या नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी संस्थानात्मक या स्तरीकरण का प्रकार एक संगठन है जिसमें बृहद स्तर पर प्रशासकीय कार्यों को युक्त पिरामिडी
और औपचारिकता के आधार पर संपादित करने हेतु पद सोपानिक रूप में व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय किया जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संभवतः अर्थशास्त्री विसेंट द गोरेन द्वारा 19वीं शताब्दी में राज्य द्वारा बढ़ते हस्तक्षेप को इंगित करने के लिए किया गया था। तो नौकरशाही की जो शब्द का प्रयोग था विसेंट द गोरेन ने किया है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने देखा जब राज्य व्यक्ति के जो है शासन को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप करता है, तो उसे कहने के लिए इन्होंने नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया। सन 1895 में मोजाका की पुस्तक द रूलिंग क्लास के प्रकाशन के बाद इस शब्द को एक अस्थायी रूप से ग्रहण किया गया। तो मोजोका या मोस्का कह दीजिए, जी मोस्का जो है, तो जी मोस्का की पुस्तक द रूलिंग क्लास थी जो 1895 में प्रकाशित हुई। तो इस शब्द को एक अवधारणा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा और इसे वर्तमान अर्थ एवं संदर्भ में सजाने और संवारने का श्रेय जो है अर्थात सर्वाधिक इसकी चर्चा करने का जो श्रेय है नौकरशाही को, वह मैक्स वेबर को दिया जाता है। तो इन्होंने पूंजीवादी समाज की अपने व्याख्या में नौकरशाही शब्द का जो है विस्तृत व्याख्या की है। अगला है जाति, कास्ट। जाति, तो जाति की विशेषता पूछी जाती है। तो जाति समान पारंपरिक अर्थात अनुवांशिक पेशे वाला एक अंतर्विवाही समूह है जिसका सदस्यता में जन्म से निश्चित होता है और तथा जिसके सदस्य सामाजिक व्यवहार, खान पान, सामाजिक धार्मिक संस्कारों से संबंधित कुछ निश्चित प्रतिबंधों का पालन करते हैं। तो जाति की प्रमुख विशेषता क्या है? एक तो यह अनुवांशिक होती है, दूसरा यह अंतर्विवाही होती है अर्थात अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, तीसरा इसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, चौथा इसमें जो है सामाजिक व्यवहार या खान पान या सामाजिक संस्कारों संबंधी जो है प्रतिबंध पाया जाता है। अगला है करिश्मा। समाजशास्त्री साहित्य में इस अवधारणा का प्रयोग मैक्स वेबर ने ऐसे व्यक्तियों के लिए किया है जो असाधारण योग्यता, लावण्य, प्रतिभा और शक्ति के धनी होते हैं, जैसे गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन सब के लिए जो है करिश्मेटिक सत्ता के रूप में इनका उदाहरण के रूप में देखा जाता है। तो इन्होंने सत्ता के अपने प्रकार में करिश्मेटिक सत्ता की बात की है। अगला है नागरिक समाज। कार्ल मार्क्स ने नागरिक समाज के संबोधन को ऐसे भ्रष्ट और समाज के लिए किया है जिसमें चरम व्यक्तिवादिता, भौतिकवादिता या प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है। अर्थात एक तरह से इन्होंने नागरिक समाज जो है पूंजीवादी समाज के लिए नागरिक समाज शब्द का प्रयोग किया है। तो एक नागरिक समाज राजनीतिक संगठनों, संस्थाओं और आंदोलनों का एक समुच्चय है जो राजनीति की सार्वजनिक नीति तथा संपूर्ण समाज को अपने क्रियाकलापों से प्रभावित कर न्याय के साथ सभी नागरिकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता देने की वकालत करता है। तो इन्होंने कहा कि राजनीतिक सार्वजनिक नीति और संपूर्ण समाज को जो क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं या न्याय के साथ साथ सभी जो नागरिक होते हैं नागरिक समाज में, उनको अधिक से व्यक्तिवादी स्वतंत्रता मिले अर्थात व्यक्तिवादिता को बढ़ावा देता है। अगला है वर्ग चेतना। तो मूलतः वर्ग चेतना की अवधारणा का प्रयोग मार्क्सवादी साहित्य में पूंजीवादी व्यवस्था के विकास की उस अवस्था को दर्शाने के लिए किया जाता है, जहां सर्वहारा वर्ग दूसरे वर्ग अर्थात बुर्जुआ वर्ग के संदर्भ में अपनी स्थिति के संबंध में अधिक सचेत हो जाता है। तो इसे इन्होंने क्लास कॉन्शियस कहा है। वर्ग चेतना, कार्ल मार्क्स ने वर्ग चेतना को एक ऐसी दशा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक सामाजिक वर्ग के सदस्य, विशेषतः सर्वहारा वर्ग, एक वर्ग के रूप में अपनी जो दयनीय स्थिति है उसके संबंध में जागरूक होता है अर्थात अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ता है। सामूहिक व्यवहार, कलेक्टिव बिहेवियर। तो सामूहिक व्यवहार से तात्पर्य व्यवहार के उस व्यवहार से है जो समूह के सहभागियों के पारस्परिक उद्गम द्वारा स्वतः उत्पन्न होता है, जो सापेक्षिक रूप से असंगठित, निश्चित, अस्थायी,
नियोजनहीन होता है। भीड़, जन विद्रोह, आदिम धार्मिक व्यवहार आदि जो है सामूहिक व्यवहार का उदाहरण है। अर्थात कहीं पे एक्सीडेंट होगा तो जो भीड़ की जो है प्रतिक्रिया होती है वह एक जैसी होती है। इसी को इन्होंने कलेक्टिव बिहेवियर कहा है। जन विद्रोह करना, जैसे किसी के खिलाफ आंदोलन करना या जन विद्रोह करना, तो सभी का एक जैसा उद्देश्य होता है। अगला है सामूहिक चेतना। इस पद का प्रयोग जो है दुर्खीम द्वारा किया गया है। उनके अनुसार सामूहिक चेतना किया जाता है, सामूहिक चेतना होता है। चेतना का प्रयोग ऐसी मनोवृत्ति या भावना के लिए जिसकी प्रकृति सामाजिक होती है तथा सामाजिक अस्तित्व जो है व्यक्ति से बाहर होता है, अर्थात उसमें व्यक्ति को कोई भूमिका नहीं होती है, या किसी समाज के सामान्य सदस्यों का साझा विश्वास या भावनाओं का एक समूह है। तो इन्होंने कहा एक जैसी भावनाएं जो है किसी समाज के सदस्यों की एक जैसी भावनाओं को इन्होंने सामूहिक चेतना का नाम दिया है। अगली जो है दुर्खीम की अवधारणा है सामूहिक प्रतिनिधान। दुर्खीम ने समाज को एक मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं तथा प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधान की संज्ञा दी है जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हें समाज आदर की दृष्टि से देखता है। अर्थात सामूहिक प्रतिनिधान ऐसे विचारधाराओं, धारणाओं एवं भावनाओं या प्रतीकों को कह सकते हैं जिनको एक समाज एक समान दृष्टि के रूप में देखता है, जो समाज का प्रतिनिधित्व करती हों। जैसे राष्ट्रीय ध्वज या जो है पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस राष्ट्रीय ध्वज को सामूहिक प्रतिनिधान का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में समान जो है सम्मान होता है। तो आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।